नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। टैक्स बचाने के लिए अभी तक निवेश नहीं किया तो हम आपकी करेंगे मदद बेस्ट विकल्प चुनने में। नौकरी पेशा कैसे अपनी आय से बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बच सकते हैं, इस पर होने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज और कीर्तन शाह सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर से। फिरोज और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास शो में। फिरोज, ये टाइम यूजुअली काफी ज्यादा बिजी रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया होता है, स्पेशली सैलरीड क्लास जो है टैक्स बचाने के लिए। और मोस्टली ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अपने निवेश के फैसले भी इस टाइम पर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बाकी है जब आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना है। यूं तो हमारे पास टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हम एटीसी का जिक्र करते हैं, और एटीसी में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको एक्सरसाइज कर सकते हैं तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं। जितना आसान लगता है कि हम एटीसी में 1.5 लाख की निवेश कर दें और टैक्स बचा दें, क्या वो वाकई इतना आसान है? हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेना टैक्स बचाने के लिए क्या एडवाइजेबल रहता है? स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि अब इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली रह गया है, तो हड़बड़ी में डिसीजन लेना तो डेफिनेटली हानिकारक होता है लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो के लिए। एंड स्पेशली टैक्स एक इंसेंटिव होता है, बट वो एक प्राइम आधार नहीं हो सकता कि इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट्स मैथ और मेरिट के बेसिस पे करने चाहिए, और टैक्स अगर बचत मिले तो दैट्स सोने पे सुहागा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमेशा जब भी आप एटीसी की बात करें तो आपको पहले तो 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है। एक है इनवॉलंटरी, जहां ऑटोमेटिकली जैसे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आपकी सैलरियों से कटता है, वो एटीसी में ऑलरेडी शामिल होता है। तो ये हिसाब करना कि कितना बचा है, वो बचा हुआ अमाउंट सिर्फ निवेश करना है आपको, पूरा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख में से ऑलरेडी इनवॉलंटरी मतलब ना चाहते हुए भी, ना इंटरफियर करते हुए भी लाख रुपए की अगर लिमिट ऑटोमेटिकली यूज हो चुकी है तो सिर्फ 50,000 का निवेश करना है। काफी लोग 1.5 लाख पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, इस झड़बड़ी के चक्कर में ज्यादातर मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस प्लान्स काफी खरीदे गए हैं, और हजारों इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस प्लान्स को हमने इवैल्यूएट किया तो रिटर्न 3-4% है। तो टैक्स बचाने के चक्कर में आपने अपने पैसे को अंडर यूटिलाइज किया तो क्या बचा? सो यू बीइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो हड़बड़ी में ना करें, और काफ़ी सारे माध्यम हैं जो अगले 10 साल की प्लानिंग आप आज बैठ के कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, फॉर एग्जांपल ईएलएसएस में। तो जल्दबाजी में ना करें, और एटलीस्ट इस साल अगर देर हो चुकी है तो ऐसे प्लान करेंगे अगले साल सेम गलती ना हो। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी के बहुत सारे चांस होते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। कोशिश कीजिए इस साल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में पहले से ही प्लानिंग कर लें, लेकिन कई लोग होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम विकल्प बताने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी भी आपके पास है काफी टाइम। कीर्तन, यही हम बात कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट टैक्स प्लानिंग बहुत सारे लोग करते हैं, और एटीसी में ही काफी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, पर उसमें भी अलग अलग ऑप्शन के अपने अलग स्पेशलिटी है, अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने खास इंपॉर्टेंस है उनके। विद इन एटीसी अगर हम रिटर्न के पैमाने पर या फिर निवेश के पैमाने पर परखें तो क्या सही गाइड हो सकता है एक सैलरीड इंडिविजुअल या एक नौकरी पेशा का टैक्स बचाने को लेकर? आई थिंक स्वाति जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि रिटर्न एक कंपोनेंट है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का, पर लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझने में कि आप जहां पर पैसा लगाने की कोशिश कर रही है डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। हर किसी को ईएलएसएस में पैसा लगाने से या टैक्स सेविंग में पैसा लगाने पे इतनी जल्दी होती है कि वो लोग ये नहीं देखते कि ये पैसा उनके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में इक्विटी में बढ़ रहा है या डेट में बढ़ रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एटीसी इन्वेस्टमेंट का, जो लोग काफी हद तक नजरअंदाज कर देते हैं, वो है लॉक-इन पीरियड। काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो 15 साल तक या आपके रिटायरमेंट तक आपका पैसा लॉक करके रखते हैं। उसके सामने काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो 3 साल में भी लॉक इन फ्री हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटर्न के साथ साथ आप ये देखिए कि आप जिस एसेट में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो इक्विटी है या फिक्स्ड इनकम है,
क्या वो आपके एसेट एलोकेशन के लिए सही है या नहीं है, और क्या आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, और उसमें लिक्विडिटी आपकी कितनी क्रंच हो रही है। तो देखिए, जब आप एटीसी में निवेश करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, एफडीज में आप निवेश कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मोटा मोटा ये ब्रॉडर ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, जब आप एटीसी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ईएलएसएस फंड्स देखें म्यूचुअल फंड्स के, उनमें प्रोबेबली हम जो 3 पैरामीटर्स की बात करें वो तीनों पैरामीटर्स इस निवेश के हक में है। सबसे कम लॉक इन पीरियड है 3 साल का, मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलते हैं, तो अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज देख लीजिए, डबल डिजिट रिटर्न्स है, राइट। और ऑफ कोर्स इसमें ध्यान रखने की ये जरूरत है कि ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो आप जो पैसा ईएलएसएस में निवेश करेंगे वो उसमें से 80% पैसा आपका इक्विटी में लगने वाला है। तो ये आपको उस चीज का अंदाजा होना चाहिए। अगर आप फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड निवेश करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि 15 साल तक आपका पैसा इनलिक्विड हो जाता है। उसके साथ साथ बहुत दूसरे ऑप्शंस है पोस्ट ऑफिस के, जैसे आप एनएससी कर सकते हो, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कर सकते हो अगर आप उस एज ब्रैकेट में है। पर इन सब प्रोडक्ट्स में रिटर्न प्रोफाइल, क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम है, काफी छोटा है, और इनमें ईएलएसएस से लॉक इन पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं इंश्योरेंस तो डेफिनेटली मेरी बकेट लिस्ट में आता ही नहीं है जब आप टैक्स सेव करने के लिए पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको डेट में निवेश करना है तो शायद आप इनमें से कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स देख सकते हैं, और इक्विटी करना है तो ईएलएसएस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। इनफैक्ट फिरोज, जब टैक्स सेविंग की यहाँ पर बात आ रही है तो जैसा आपने बोला कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो हमारे मैंडेटरी होते हैं, मतलब आपको करने ही करने हैं, जिसमें आपने ईपीएफ का जिक्र किया। आजकल के टाइम में हमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, डेफिनेटली लिक्विडिटी नहीं है उसमें। तो क्या ये एक सही तरीका हो सकता है नौकरी पेशा के लिए कि जो आपका जो फिक्स इनकम का कंपोनेंट है वो आपके पीएफ के जरिए पूरा हो रहा है, और बाकी जो है आप अगर इक्विटी में ही डालना चाहते हैं तो आप ईएलएसएस में इक्विटी के जरिए एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि पीपीएफ एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है, या कोई और एक फिक्स्ड इनकम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसमें एक लंबे लॉक इन के साथ है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपका व्यू क्या होगा इसमें? स्वाति जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के 10 साल के पेपर से थोड़े से अधिक होते हैं, तो वो उसको टैक्स फ्री रिटर्न एंजॉय करना फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स लिमिट्स हैं, अभी लिमिट सेट हुई हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स फ्री इंटरेस्ट, बट आई थिंक जो भी टैक्स फाइल करते हैं 99.99% उस लिमिट के आगे नहीं जाते। सो आई थिंक पॉइंट 1 ग्रेट डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर श्योर। अगर आपका डेट ऑलरेडी टेकन केयर है फ्रॉम अ रिटायरमेंट स्टैंड पॉइंट, तो ऑब्वियसली जो बचा कुचा पैसा है उसको इक्विटी में ज्यादातर डालना चाहिए। जैसे कीर्तन भी कह रहे थे कि आपको पूरी एसेट एलोकेशन देखनी है, ना कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आपकी डेट की हो रही है इनवॉलंटरीली, तो बाकी जो बचा है ईएलएसएस एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट टैक्स एफिशिएंट तो है ही, उसकी रिटर्न्स 10% पे टैक्स होती हैं, 3 साल का ही लॉक इन है। काफी सारे और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 5 साल की लॉक इन के हैं, 15 साल के भी हैं। सो आई थिंक हर 3 साल में उसी पैसे को आप रिसाइकल करके वापस बेनिफिट ले सकते हैं। अगर एसआईपी का माध्यम से भी कर सकते हैं तो स्टैगर होकर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पॉइंट 1, यस, डेट के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, तो बचा कुचा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, उससे भी मैं सहमत हूं। और ईएलएसएस एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंटली आपको रिटर्न के आधार पर काफी ज्यादा रिटर्न मिली है विज़ावी द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। बट अगेन ये एक जो ट्रेंड है कीर्तन, कि ईएलएसएस एक इक्विटी लिंक प्रोडक्ट भी है, आपको ज्यादा इसमें डेफिनेटली जोखिम है लेकिन रिटर्न मिलता है, मिनिमम इसका लॉक इन पीरियड है। लोगों को लगता है कि टैक्स बचाने का, और वो भी लास्ट मोमेंट पर टैक्स बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, और वो इस पूरे चक्कर में उस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बियॉन्ड आपको लगता है ईएलएसएस को देख पा रहे हैं, या फिर लगता है कि अगर पैसे बचाने हैं, एटीसी का फायदा भी है तो ईएलएसएस में पैसे डाल देते हैं। तो ईएलएसएस को गोल से जोड़ना अपार्ट फ्रॉम टैक्स सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है?
आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन्वेस्टर हड़बड़ी में पैसा निवेश करता है तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है। जैसे देखिए कि आज अगर हम बात करें, अगर कोई एक निवेशक एसआईपी के माध्यम से ईएलएसएस में पैसा डाल रहा होता वर्सेस रैंडमली क्योंकि उसे डेडलाइन मीट करनी और एक साथ पैसा डाल देगा, इन दोनों इन्वेस्टर्स के रिटर्न एक्सपीरियंस में और रिस्क के वॉलिटिलिटी के एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। क्योंकि जब आप एक एसआईपी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं ईएलएसएस में, आप शायद वॉलिटिलिटी को कम करने की कोशिश करें और लंबे समय के लिए प्रोबेबली आपका रिस्क रिटर्न एक्सपीरियंस उस तरीके से इन्वेस्ट करने में काफी स्मूथ हो सकता है, वर्सेस आप फेब एंड में या मार्च में इररिस्पेक्टिव मार्केट लेवल क्या है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आप ज्यादा समय तक वेट नहीं कर सकते, आप पूरा पैसा एक साथ डाल देते हैं। तो जब लमसम पैसा निवेश करने की बात करते हैं आप एक स्टिपुलेटेड टाइम में आप एक मार्केट रिस्क ले लेते लमसम पैसा निवेश करने के लिए, जो एसआईपी के थ्रू पैसा निवेश करने में थोड़ा सा एक बेटर या स्मूथ आउट हो जाता है, राइट। अब अगर आप एसआईपी के थ्रू पैसा निवेश कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसे आप एक अपने गोल के साथ लंबे समय के साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद एक विजिबिलिटी है कि आप ये पैसा हर महीना इतने सालों के लिए निवेश करने वाले हो। पर जब आप रैंडम 1.5 लाख रुपए हर साल डाल देते हो और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो, प्रोबेबली उस इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस शायद आप जो गोल को लिंक करने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ सही से ना बैठे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ईएलएसएस स्कीम को आपको गोल के साथ लिंक करना है और करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है जितना प्रोबेबली कोई एक दूसरा हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट है, तो उसे एसआईपी के थ्रू करेंगे तो आप उसको एक लंबे समय तक निवेश भी कर सकते हैं और अच्छे से गोल के साथ अलाइन भी कर सकते हैं। स्वाति, इनफैक्ट फिरोज, न्यू टैक्स रेजिम में जैसा हमने देखा कि डिडक्शन आप एटीसी की नहीं ले सकते हैं, उस लिहाज से आपकी नज़र में अगर जो लोग न्यू टैक्स रेजिम लेते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में, इनफैक्ट हर कोई यही कह रहा है कि क्योंकि टैक्स बचत नहीं है तो एक जो टैक्स पेयर है, जो एक निवेशक है बेसिकली, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर अपने जो फैसले लेगा, तो उसका फायदा आपको ईएलएसएस को जाते हुए आप देख रहे हैं कि ईएलएसएस को नॉट जस्ट या टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट लोग लेंगे, बट मोर ऑफ एक गोल ओरिएंटेड और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझेंगे। स्वाति जी, अगर टैक्स का जो कंपल्शन है या नई जो डिफॉल्ट स्कीम अब अगले साल से नई स्कीम होगी, न्यू रिजीम होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रीडम मिलेगा कि कौन से निवेश चूज करने हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और सबको अपने ड्राइवर सीट पे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि टैक्स की बचत के चक्कर में कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये हो जाता है तो मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर ईएलएसएस के बियॉन्ड देखेंगे, क्योंकि 380 इक्विटी स्कीम म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, अब उसमें ईएलएसएस है आई थिंक 30-32। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये खुली छूट मिलती है तो आई थिंक पीपल विल लुक बियॉन्ड ईएलएसएस, क्योंकि बाकी स्कीमों में लॉक इन ही नहीं है। तो आई थिंक ईएलएसएस उसी माध्यम से देखा जाएगा कि टैक्स जो ओल्ड रिजीम में है, जो टैक्स की बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ईएलएसएस। इफ यू आर एनीवेज ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ टैक्स, देन यू माइट एज वेल गो टू द रेस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स, जिससे बहुत बड़ी आर्मी ऑफ फंड्स हैं, उसमें से चुनाव करेंगे। दैट्स माई बिलीफ। अब रहा सवाल नई रिजीम का, तो ऑफ कोर्स 1-2 डिडक्शंस अभी भी अवेलेबल हैं नई रिजीम में, इफ यू लुक एट द फाइन प्रिंट। कर रहे हैं खास चर्चा, हमारे साथ है फिरोज अजीज और कीर्तन शाह। कीर्तन, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इसको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आप कैसे रेट करते हैं? डेफिनेटली हमने ये भी देखा है कि इक्विटी में उतार चढ़ाव का असर हमें डेफिनेटली एनपीएस के रिटर्न पर भी देखेगा, क्योंकि काफी कंपोनेंट इक्विटी का भी इसमें शामिल है। तो उस लिहाज से एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन, विकल्प टैक्स सेविंग के लिए? आई थिंक स्वाति जी, देखिए ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, तो सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे तो आप 1.5 लाख की जो एटीसी की लिमिट है उसके ऊपर और 50,000 रुपए एनपीएस में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको सेम टैक्स डिडक्शन मिलेगा जो आपको 1.5 लाख रुपए पे मिल रहा था। तो सबसे पहले तो आप 50 रुपए पे तकरीबन 15-16 हजार रुपए का टैक्स हर साल बचा सकते हैं अगर ये निवेश करेंगे तो। अनलाइक मोस्ट अदर रिटायरमेंट प्लान्स, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जैसे आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट
जैसे खुद प्लान चूज करना वाला भी ऑप्शन ले सकते हैं, या आप एक ऑटो ऑप्शन में उसमें भी पैसा डाल सकते हैं, जिसमें आपकी एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली होते रहता है। तो आपके पास एक्चुअली ऑप्शन है एनपीएस में इक्विटी भी चूज करने का, गवर्नमेंट बॉन्ड्स चूज करने का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स चूज करने का, अनलाइक मोस्ट अदर रिटायरमेंट प्लान जहां पर टिपिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 7 अलग अलग एएमसीज है चूज करने के लिए। अगर आप अग्रेसिव है तो आप इक्विटी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है 50,000 रुपए पे। तो ये सारे फीचर्स एनपीएस के बहुत अच्छे हैं, पर 2-3 चीजें एनपीएस की थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये हर किसी के लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन ना हो। जैसे से फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी, यानी इसमें लिक्विडिटी आपकी रिटायरमेंट तक एक्चुअली स्टक हो जाती है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है या रीजंस है जिनके चलते आप शायद आपके रिटायरमेंट के पहले पैसा निकाल पाए। तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनपीएस में निवेश करने का। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन इसमें इन्वेस्ट ना करने का यह है कि आपको 40% मैच्योरिटी वैल्यू से कंपलसरी एक इंश्योरेंस कंपनी के बाद एन्युइटी खरीदनी पड़ेगी। यानी अगर मैच्योरिटी पे या आपके रिटायरमेंट पे 100 रुपया इकट्ठा हो गया तो आप 60 रुपया निकाल पाएंगे टैक्स फ्री, पर बचे हुए 40 रुपए पे आपको इंश्योरेंस कंपनी से कंपलसरीली एन्युइटी लेना पड़ेगा। और अगर आज की सिचुएशन आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी से एन्युइटी लेना बहुत ही एक नॉन इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है ये दो फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा डेटरेटिंग है। बाकी एनपीएस में जो टैक्स एडवांटेज है और आप इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन अच्छे। ओके, और फिरोज मतलब एनपीएस एज टैक्स सेवर आपकी नजर में, कीपिंग इन माइंड जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको इसमें क्या खासियत लगती है? या फिर अगर कुछ रकम माने 50,000 आप एनपीएस में डाल रहे हैं, वही रकम आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी नजर में आज के समय एक निवेशक को कहां पर ज्यादा मिल सकता है? देखिए, अगर हम बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उनकी अगर इवैल्यूएट करें तो आई थिंक 9 से 10% की ही रिटर्न आ रही है एनपीएस में, इवन द एग्रेसिव ऑप्शन में। तो अगर म्यूचुअल फंड और डेट और इक्विटी को सेपरेट रखा जाए तो 12% कमाना इतना कठिन नहीं है। तो पोस्ट टैक्स अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो 3-4% ज़्यादा ही रिटर्न ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस बन सकती है। सो ऑलमोस्ट नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है टैक्स एडवांटेज को लेके भी ऑन द लॉन्ग टर्म। सो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। पॉइंट 2, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेक्शन मतलब 3 डिफरेंट सब सेक्शंस के तहत टैक्स की क्लेम हो सकती थी इधर, उसका ध्यान रखना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में पूरे तीनों सेक्शंस एंड सब सेक्शंस अवेलेबल थे। नई टैक्स रिजीम में भी एक सब सेक्शन अवेलेबल है 80CC-D2। अगर वो देखा जाए तो ये जो डिसएडवांटेज जो कीर्तन जी कह रहे थे कि 40% एन्युइटी खरीदना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाता है, क्योंकि जो नई टैक्स रिजीम में ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि 80CC-D का जो सबसेक्शन 2 है वो आज भी एप्लीकेबल है नई टैक्स रिजीम में। इसका ये मायना है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा अप टू 10% ऑफ बेसिक, वो आपको डिडक्टेबल है। तो उसमें आपको पहले दिन अगर 30% की टैक्स क्रेडिट मिल जाए तो वो जो एन्युइटी आप खरीदने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली फ्री एन्युइटी बन सकती है ओवर द लॉन्ग रन। सो दैट्स वन थिंग वी शुड हाईलाइट। 80CC-D का जो 1 है, CC-D जो 1 है वो है कि आप 1.5 लाख में भी इसको काउंट कर सकते हैं 80C में। और सब सेक्शन 80CC-D 1B का जो है उसमें जो 50,000 अलग से मिलती है वो अलग है। सो 3 सब सेक्शंस हैं। ओल्ड रिजीम में तीनों एप्लीकेबल है, न्यू रिजीम में सिर्फ एक एप्लीकेबल है, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एम्प्लॉयर का 10% जो कंट्रीब्यूशन होता है बेसिक का, वो डिडक्टेबल है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 14% आज भी नई रिजीम में डिडक्टेबल है फ्रॉम योर इनकम। सो दैट्स वाई अभी भी एनपीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक एडवांटेज ये भी है कि वही फंड मैनेजर जिसके लिए आप 2% की फी देते हैं म्यूचुअल फंड में, रेगुलर ऑप्शन में, वही के वही फंड मैनेजर 100th कॉस्ट में अवेलेबल जरूर हैं आपको एनपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स और एक मेरे ख्याल से वोट ले लेते हैं, क्योंकि हमने काफी टैक्स ऑप्शंस की बात की है। कीर्तन, आपकी नजर में अब जो लोग लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी नजर में मे बी फर्स्ट 2 या आपके 2 पसंदीदा या एक पसंदीदा भी आप अपना कोई विकल्प दे सकते हैं?
आई थिंक मेरा ऑप्शन बड़ा क्लियर है, ELSS फंड्स। अगर आपके पास 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और लास्ट मोमेंट पे भी कर रहे हैं, ELSS कैन बी अ मच बेटर ऑप्शन। ओके, ELSS आपकी नज़र में एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है लास्ट मिनट टैक्स सेविंग में। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जैसा हम कह रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग एक निवेश ऑप्शन की तरफ, विकल्प की तरह मत देखिए, अपने गोल से ज़रूर इसको अटैच कीजिए। और फिरोज, आपकी नज़र में कौन सा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो आखिरी वक्त में अपने लिए एक टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हम बिल्कुल टुवर्ड्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो कहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? आई थिंक मेरी भी चॉइस ELSS ही होगी। अगर टैक्स सेविंग ना भी मिल रही होती तो ELSS में इन्वेस्ट करना मुनासिब है। सो ELSS अनडाउटेडली। और इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादातर डेट हैं, बाकी सब डेट हैं। और डेट में ऑफ कोर्स जैसे आपने भी कहा था स्वाति जी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं फ्रॉम अ टैक्स सेविंग स्टैंड पॉइंट। बट एक जो विकल्प आपको चुनना ही नहीं है वो हड़बड़ी में यूलिप ना खरीदें या फिर एंडावमेंट प्लान्स ना खरीदें, उसकी रिटर्न्स एबिस्मल होती हैं। ये एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क में कहा कि यूलिप, हड़बड़ाहट में ऐसे ऑप्शन में, ऐसे विकल्प में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और जैसा हमें फिरोज और कीर्तन दोनों की बात से पता चल रहा है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसमें आपको 80C 1.5 लाख तक के निवेश पर बेनिफिट भी मिलता है, इक्विटी रिलेटेड रिटर्न भी मिलता है। ये तमाम फायदे जो एक फिक्स्ड इनकम में भी और जो इक्विटी में भी मिलते हैं वो आप ELSS में पा सकते हैं। और फिक्स्ड इनकम, नौकरी पेशा है तो EPF में जो जमा हो रहा है आपका, उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने टैक्स डिक्लेरेशन में। और बाकी आप चाहें तो PPF या फिर इक्विटी एक्सपोजर के लिए ELSS में आप निवेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फिरोज और कीर्तन, आप दोनों का ही हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए।